Hello everyone, I am Shiva Mishra and I am delivering this lecture from the platform of Colonel Roy Defense Academy. In our previous videos, we have discussed the topic of relation and function. We will continue this in this lecture also. तो इससे पहले हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा था, फंक्शन में भी इंटर नहीं किया था, सिर्फ रिलेशन पढ़ा था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि फंक्शन क्या होता है। अब फंक्शन समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फंक्शन के बिना हम किसी भी कैलकुलस का कोई भी पोर्शन स्टार्ट नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है। आज उसी पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रिकॉल करते हैं कि रिलेशन क्या होता है। तो हमारे पास अगर कोई दो सेट्स हों, सेट ए और सेट बी, तो दोनों सेट्स के बीच में एक रिलेशन आर होता है जहाँ पे सेट ए का एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से रिलेटेड होता है। हम ऐसे लिखते हैं, सेट ए का एलिमेंट अगर कोई एक्स है तो एक्स इज रिलेटेड टू वाई। किसी भी एक कंडीशन से हम कह सकते हैं y बराबर एक्स प्लस वन, एक कंडीशन ये हम एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे रिलेशंस हो सकते हैं सेट ए से सेट बी पर। और कितने रिलेशंस हो सकते हैं ये भी बताया गया था कि मान लीजिए सेट ए में m एलिमेंट्स हो, सेट बी में n एलिमेंट्स हो, तो नंबर ऑफ रिलेशंस जो होंगे 2 की पावर mn। मान लीजिए सेट ए में 5 एलिमेंट्स हो, सेट बी में 6 एलिमेंट्स हो, तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज 2 की पावर 5 इंटू 6, ये होता है। अब इसी के आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं कि फंक्शन क्या होता है। अब रिलेशन अगर समझ में आ गया है, हमको समझना है कि फंक्शन क्या होता है। चलिए देखते हैं। फंक्शन कोई नई चीज नहीं है, एक तरह का रिलेशन ही है। बस रिलेशन में एक स्पेशल चीज जुड़ गई है। ये क्या स्पेशल चीज है देखो, तो फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन वेयर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज यूनिकली रिलेटेड टू एन इमेज ऑफ सेट बी। मतलब हर एलिमेंट सेट ए का जितना भी एलिमेंट है उसकी एक और यूनिक इमेज ही बननी चाहिए। इसको समझने के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है। मान लीजिए आप एट प्रेजेंट इलाहाबाद में, तो क्या इसी समय पर आप इलाहाबाद से बाहर भी किसी जगह रह सकते हैं। मान लीजिए कानपुर, तो क्या इसी समय पर आप कानपुर में भी रह सकते हैं? नहीं ना। एक इंसान एक समय पर एक ही जगह रह सकता है। सेम चीज यहाँ पर भी है कि एक एलिमेंट की इमेज एक ही जगह बन सकती है, दो जगह नहीं बन सकती। मान लीजिए x1 की इमेज अगर y1 पे बन गई, तो अब x1 की इमेज y2 पर नहीं बन सकती। फंक्शन इसी चीज को बताता है। फंक्शन क्या कहता है कि फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन वेयर ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। मतलब ए सेट के जितने एलिमेंट्स हैं इन सब की इमेज क्या होगी? यूनिक होगी, सिंगल इमेज होगी, एक से ज्यादा इमेज नहीं हो सकती है। ग्राफिकली कैसे चेक कर सकते हैं कि ये फंक्शन है कि नहीं? चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं ग्राफिकली। अब सब कुछ ग्राफिकली पढ़ेंगे। फंक्शन में जो कुछ भी है ग्राफ के माध्यम से ही पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। कोई एक नॉर्मल सा ग्राफ जो आपको आता हो, मान लीजिए y बराबर x लाइन का ग्राफ आपको आता है। नहीं आता तो देख लीजिए, ये होता है y बराबर x लाइन का ग्राफ। अभी पढ़ाएंगे भी ये चीज़ें, सब पढ़ाएंगे। इसको आइडेंटिटी फंक्शन भी कहते हैं, अभी पढ़ाएंगे इसको। ये अगर कोई भी ऐसे आपके सामने ग्राफ, एक कर्व गिवन हो जहाँ पर ये x एक्सिस है, ये क्या है? y एक्सिस। अगर देखना है कि ये फंक्शन है कि नहीं है, एक सीधी सी बात है, एक लाइन ड्रॉ करिए पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करिए। अगर ये लाइन इस कर्व को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कट करे, सिर्फ और सिर्फ कितने पॉइंट्स पे कट करे? एक पॉइंट पे कट करे, तो हम कह देंगे जो गिवन कर्व है ये क्या है? फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। गिवन कर्व किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जाए, अगर वो लाइन इस कर्व को सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट करे, तो हम कह देंगे कि वो जो गिवन कर्व है ये क्या है? फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अदरवाइज फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। चलिए अब इसी पर देखते हैं, जरा थोड़ा मैथमेटिकली समझते हैं कि फंक्शन क्या चीज है। ये तो हो गया कि डेफिनेशन क्या होती है, ग्राफिकली समझ गए, ग्राफ से कैसे चेक करेंगे। y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, अगर एक ही पॉइंट पे कट कर दे तो फंक्शन है, अदरवाइज नहीं। अब देखो मैथमेटिकली कहना क्या चाह रहा है। मान लीजिए सेट ए से सेट बी पर ये एक रिलेशन R डिफाइंड है। ये रिलेशन R जो है ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा, ये कैसे पता चलेगा?
अब हमारे पास ग्राफ नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ इतना पता है कि सेट ए है, सेट बी है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं सेट ए में, सेट बी में कुछ एलिमेंट्स हैं, एक दूसरे से रिलेटेड है, एक रिलेशन आर डिफाइन है, ठीक है। तो पता कैसे करेंगे कि ये फंक्शन है कि नहीं? तो कोई भी दो एलिमेंट्स ले लीजिए, x1 और x2, मान लीजिए लेट कर लिया x1 x2 बिलोंग्स टू सेट ए, बिलोंग्स टू का साइन होता है, दो एलिमेंट x1 x2 सेट ए में है। अगर इफ x1 इज इक्वल्स टू x2 हो जाए, अगर x1 x2 आपस में बराबर हो जाएं, तो जो इनकी इमेज है वो भी आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। दिस इम्प्लाइज f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। ये f ऑफ x1 क्या है? इमेज है, इमेज ऑफ x1, और f ऑफ x2 क्या है? इमेज ऑफ x2। ये बात समझ में आ रही? किसी भी फंक्शन को डिनोट कैसे करते हैं? f ऑफ x से डिनोट करते हैं, y बराबर f ऑफ x से किसी भी फंक्शन को हम डिनोट करते हैं। ये बात समझ में आ गई? अब हर x के लिए ये बात सही होनी चाहिए, कोई भी x1 x2 xn तक चाहे जितने एलिमेंट्स हो, हर एलिमेंट्स के लिए ये बात सही होनी चाहिए कि अगर कोई भी दो एलिमेंट्स आपस में बराबर हैं तो उनकी इमेजेस भी बराबर होंगी, है ना। दो एलिमेंट अगर बराबर है मतलब दोनों एलिमेंट सेम है, मतलब दोनों एलिमेंट्स कहाँ? y1 पे, मान लीजिए x1 y1 पे जा रहा है और हम कह रहे हैं x1 बराबर x2 है, तो इसका मतलब x2 की भी इमेज कहाँ जा रही है? y1 पे जा रही है। एक से ज़्यादा दो एलिमेंट्स आप लीजिए, दोनों अगर आपस में बराबर हैं तो दोनों की इमेजेस क्या होगी? सेम होगी। ये बात क्लियर हुई? अब डोमेन और रेंज की बात आती है, किसी भी फंक्शन की डोमेन और रेंज की बात आती है। तो जो भी सेट ए होता है इसके एलिमेंट्स को हम कहते हैं डोमेन, ठीक। सेट बी के एलिमेंट्स को कहते हैं रेंज, सेट बी के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। अब अगर किसी भी y बराबर f ऑफ x, y बराबर f ऑफ x अगर कोई फंक्शन गिवन हो, इस फंक्शन की डोमेन निकाल ली, तो डोमेन वो पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स वेयर फंक्शन इज डिफाइंड, वो पॉइंट्स जहां पर फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं आपके सामने, मान लीजिए y बराबर 1/x, y बराबर 1/x। ये देखिए एट x बराबर 0 पर, अगर एट x बराबर 0 पर क्या y की कोई वैल्यू मिलेगी? x बराबर 0 पर क्या y की कोई वैल्यू मिलेगी? नहीं मिलेगी। एकदम सिंपल है, एट x बराबर 0 y क्या है? इनफाइनाइट आएगा, इनफाइनाइट की ओर टेंड करेगा, इसका मतलब y की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। मतलब ये x बराबर 0 के लिए फंक्शन क्या है? डिफाइंड नहीं है। तो ये डोमेन अगर इसकी लिखा जाए, अगर इसकी डोमेन लिखी जाए तो पूरा पूरा रियल नंबर, और उसमें से 0 को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस करते हैं, पहले हम इसके बाद डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। चलिए, तो पहले टाइप्स ऑफ फंक्शन डिस्कस करने से पहले एक क्वेश्चन हम लेते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालने की कोशिश करते हैं। कोई फंक्शन है f(x) बराबर x² + 2, हम कह रहे हैं ये एक फंक्शन है। f ऑफ 4 कितना होगा? मतलब f ऑफ 4 की वैल्यू कितनी होगी? तो x की जगह 4 रख दीजिए, कितना आ जाएगा? 16 + 2 दैट इज इक्वल टू 18। इसी तरह से बाकी दोनों आप निकाल लेंगे, एकदम आसान है। x की जगह 4 रखना है, x की जगह 0 रख दीजिए, x की जगह -2 रख दीजिए, जो भी आएगा वो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए, हमने बताया कि जो रिलेशन है वही क्या होता है? फंक्शन होता है। बस एक स्पेशल क्राइटेरिया होता है कि हर एलिमेंट सेट ए का यूनिकली रिलेटेड हो सेट बी से, यही होता है। अब 3 रिलेशंस हमारे पास गिवन है, R1 R2 R3। हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन फंक्शन है और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं है। चेक करते हैं ज़रा। फंक्शन की डेफिनेशन एकदम क्लियर रखिएगा। फंक्शन की डेफिनेशन कहती है कि सेट ए का जो भी एलिमेंट हो उसकी एक ही इमेज होनी चाहिए, एक से ज़्यादा इमेज नहीं हो सकती। यहाँ पर देखिए 1 की इमेज कितनी है? 1 है। 2 की इमेज कितनी है? 2 है। 3 की इमेज कितनी है? 3 है। 4 की इमेज कितनी है? 4 है। 4 की इमेज कितनी है? 5 है। मतलब यहाँ देखिए 4 की इमेज एक बार 4 है, एक बार 4 की इमेज कितनी है?
5 है, मतलब अगर R1 रिलेशन की बात करें तो 4 हैज 2 इमेजेस। 4 के पास कितनी इमेजेस हैं? 2 इमेजेस हैं, इसलिए R1 क्या होगा? फंक्शन होगा कि नहीं होगा? तो R1 रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि 2 एलिमेंट्स ऐसे मिल गए, सॉरी एक एलिमेंट 4 है जिसकी 2 इमेजेस है ना। 4 एक बार 4 से रिलेटेड है, 4 एक बार 5 से रिलेटेड है। मतलब यहाँ पर अगर ऐसे इसको ड्रा किया जाए, जरा देखिए, सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। सेट बी जो है इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है, 4 4 से रिलेटेड है और 4 5 से रिलेटेड है। ये चीज कह रहा है, तो इस वजह से R1 क्या होगा? फंक्शन नहीं होगा, एकदम साफ दिख रहा है। R2 देखिए जरा, अच्छा 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 5 है, 4 की इमेज 7 है। मतलब देखो 1 2 3 4 सबकी एक ही इमेज बन रही है। जितने सेट ए के एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए ये है, R2 बना रहे हैं 1 2 3 और 4। 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 5 है और 4 की इमेज 7 है। देखो कोई भी एलिमेंट ऐसा है क्या जिसकी 2 इमेज बन रही हो? नहीं, मतलब सारे एलिमेंट्स की इमेज बन रही है और यूनिक बन रही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि R2 जो है, R2 इज अ फंक्शन। R2 क्या है? एक फंक्शन है। बात समझ में आ रही है? R3 की बात इसी तरह करते हैं, 1 1 मतलब 1 रिलेटेड है 1 से, 2 रिलेटेड है 4 से, 3 रिलेटेड है 9 से, 4 रिलेटेड है 16 से और 5 रिलेटेड है 25 से। देखो 1 2 3 4 5 जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस हैं। और दूसरी बात ये भी है कि कोई भी एलिमेंट्स की 2 इमेजेस नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि R3 भी क्या है? एक फंक्शन है। R3 इज अ फंक्शन। R3 क्या है? एक फंक्शन है। तो अब फंक्शन, मेरे ख्याल से फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी, एकदम क्लियर हो गई होगी कि फंक्शन होता क्या है इन दोनों एग्जाम्पल से। इस पर और भी सारे क्वेश्चंस करेंगे, इसकी डोमेन फाइंड करना सीखेंगे, रेंज फाइंड करना सीखेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे और फंक्शन के ग्राफ पढ़ेंगे। जितने फंक्शन पढ़ेंगे सबके ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद पहले हम टाइप्स ऑफ फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं, ग्राफिकली डोमेन और रेंज बता देते हैं, उसके बाद लास्ट में सिखाएंगे आपको डोमेन और रेंज निकालते कैसे हैं एक्चुअल में। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में इतने मेजर, अभी ये हैं हमारे एल्जेब्रिक फंक्शंस, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करेंगे। ऐसे ही हम ये 6-7 ये हैं, इसी तरह 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स, ये सब बात करेंगे। और ये एल्जेब्रिक फंक्शंस की बात कर रहे हैं। तो पहले एल्जेब्रिक फंक्शंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन आता है टाइप में, कांस्टेंट फंक्शन। अब नाम से ही क्लियर होना चाहिए कि वैल्यू कैसी देगा? कांस्टेंट वैल्यू देगा, इसीलिए इस फंक्शन को लिखते हैं y बराबर, या fx लिखो या y लिखो, एक ही बात है। तो fx बराबर c, c क्या है? एक कांस्टेंट है। यहां लिख सकते हो कि वेयर c इज अ कांस्टेंट, c इज अ कांस्टेंट मतलब x की वैल्यू कुछ भी रख दो, a 1 2 3 4 कुछ भी बदलते जाओ, फंक्शन की वैल्यू नहीं बदलेगी। कैसे नहीं बदलेगी? जैसे कि हम एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल है y बराबर 5। क्या एग्जांपल है? y बराबर 5। अब ये जो फंक्शन है, आप x की वैल्यू बदलते रहिए, ये फंक्शन कभी बदलेगा? कभी नहीं बदलेगा, है ना। तो आप x की वैल्यू बदलते रहिए, x बराबर 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, कुछ भी रखिए, y की वैल्यू हमेशा कितनी? 5। एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई ना, ये 5 क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू। तो इस तरीके के फंक्शंस को क्या कहते हैं? कांस्टेंट फंक्शंस कहते हैं। इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होता है? हर फंक्शन का ग्राफ पढ़ेंगे, याद रखना, हर फंक्शन का ग्राफ पढ़ेंगे और ग्राफ से सीखेंगे कि डोमेन कैसे निकालते हैं फंक्शन की और रेंज कैसे निकालते हैं फंक्शन। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, एक हमें कांस्टेंट बनाना है y बराबर, ये एक लाइन है, y बराबर हम कह रहे हैं c,
अब C कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए C 5 है तो ये 5 पॉइंट पे बनेगी ये लाइन, अगर C 6 है तो थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, C-2 है तो यही लाइन नीचे शिफ्ट हो जाएगी। बस ये हमने एक बना दिया कि y बराबर C जो लाइन है ये एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है जो कि क्या कर रहा है, कांस्टेंट फंक्शन। क्लियर हुई बात? ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, सबको पता है। ये लाइन क्या है, पैरेलल है x एक्सिस के, और ये डिस्टेंस कितनी है, c है ना, ये डिस्टेंस कितनी है, c डिस्टेंस है। अगर हम कह दें कि ये c बराबर 5 है तो ये डिस्टेंस 5 होगी, है ना, मतलब ये पॉइंट जो बनेगा, ये लाइन जो बनेगी ये y एक्सिस पर 5 पॉइंट पर बनेगी, है ना, 5 यूनिट्स पर बनेगी। अगर यही 5 की जगह 6 होता तो 6 यूनिट पर बनेगी, अगर -2 होगा तो नीचे बनेगी, नीचे भी बना देते हैं। ये मान लीजिए y बराबर -c लाइन है ना, तो ये वैल्यू कितनी है, -c। अब डिस्टेंस तो कभी निगेटिव होती नहीं, बस दिखाने के लिए हम इसको लिख रहे हैं कि -c पर बनी है, ठीक है। ये हमारा x एक्सिस है और ये क्या है, ये x एक्सिस है हमारा पूरा, और ये क्या है, y एक्सिस। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। अब किसी का डोमेन और रेंज कैसे देखते हैं, किसी ग्राफ के थ्रू, बहुत इंपॉर्टेंटली समझिएगा। x एक्सिस पर देखना, हमेशा x एक्सिस पर देखते चलो। जब भी हमें डोमेन देखना होता है x एक्सिस पर देखते चलो। जरा देखो, x एक्सिस पे हर पॉइंट पे चेक करना है हमको, जिस जिस पॉइंट पे वैल्यू डिफाइन होगी वो सारे पॉइंट्स किस में आ जाएंगे, डोमेन में आ जाएंगे। जैसे कि हम बताते हैं, अगर x की वैल्यू 0 हो तो फंक्शन c आएगा, x की वैल्यू 1 हो तब भी फंक्शन c आएगा, x की वैल्यू -1 हो तब भी फंक्शन c आ जाएगी। मतलब x की कुछ भी वैल्यू ले लो, पूरे यहाँ से, या ये कहाँ से कहाँ तक होता है, -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक, +इनफाइनाइट तक, -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक। ये कैसी रियल लाइन है, रियल लाइन है जिसमें -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक सारी वैल्यूज है। तो x की कोई भी वैल्यू ले लो, -∞ से +∞ तक कोई भी वैल्यू ले लो, सबके लिए y क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। मतलब हर पॉइंट के लिए फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। कोई भी पॉइंट लो तो फंक्शन की वैल्यू 5 ही आनी है, पता है। तो इसलिए हम इसकी डोमेन जो होगी, डोमेन कितनी हो जाएगी, पूरा रियल नंबर, -∞ से +∞। और ये है क्या, ये सारे रियल नंबर्स है कि नहीं। तो इसकी जो डोमेन हो जाएगी, अभी पूरा लिख दे रहे हैं, डोमेन, इसका जो डोमेन हो जाएगा वो पूरा क्या हो जाएगा, रियल नंबर। इसको -∞ से +∞ भी लिख सकते हैं, ठीक है, डिनोट करते हैं r से। ये हो गई x एक्सिस। अब y एक्सिस पर बात करेंगे, जब रेंज निकालना हो, ये हो गई डोमेन। अब रेंज की बात करते हैं। जब किसी फंक्शन का रेंज निकालना हो तो देखो y एक्सिस पर कहाँ कहाँ वैल्यू डिफाइंड है, बस ज़रा देखो। चलो इसको मिटा दे रहे हैं, ये समझ गए होंगे आप लोग। सिर्फ y बराबर c की बात करते हैं। देखिए y एक्सिस पर 5 के, ये c के अलावा कोई और पॉइंट लीजिए, c के अलावा अगर कोई और भी पॉइंट लेते हैं, आप मान लीजिए y बराबर c है, c के अलावा हम कोई और पॉइंट ले लो, y बराबर 1 2 3, तो क्या y बराबर 1 पर फंक्शन कुछ वैल्यू देगा, कुछ नहीं, है ना। y बराबर 1 पे तो कुछ है ही नहीं, फंक्शन सिर्फ कहाँ डिफाइंड है, y बराबर c पर डिफाइंड है, y सिर्फ एक पॉइंट पर डिफाइंड है ना, y बराबर c पर। तो हम रेंज इसका सिर्फ सिंगलटन c हो जाएगी, सिर्फ एक वैल्यू है, y सिर्फ एक ही वैल्यू तो दे रहा है ना, x कुछ भी रखो y सिर्फ एक ही वैल्यू दे रहा है। अगर y अलग अलग वैल्यू दे रहा होता तो वो रेंज में क्या आते, अलग अलग वैल्यूज आते। समझ में आ रही है वह रेंज क्या होता है और डोमेन क्या होता है। तो किसी कांस्टेंट फंक्शन का जो डोमेन होता है वो पूरा रियल नंबर होता है, और रेंज होता है कोई कांस्टेंट c। जैसे अगर y बराबर 5 के लिए बात करें तो रेंज कितनी होगी, 5 होगी, एकदम क्लियर बात है। y बराबर 5 अगर फंक्शन है तो इसकी रेंज क्या होगी, 5 होगी, और डोमेन क्या होगी, पूरी रियल नंबर। इसके लिए हम लिख दे रहे हैं, डोमेन क्या होगी, पूरी रियल नंबर होगी, और रेंज जो होगा वो कितना होगा, 5 होगा, सिंगलटन 5, एक ही वैल्यू है सिर्फ 5, तो इसकी रेंज में सिर्फ एक पॉइंट आएगा 5, और इसकी डोमेन पूरी रियल नंबर होगी। इसी तरह इस फंक्शन की y बराबर c की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट आएगा सिंगलटन c, और डोमेन क्या हो जाएगी, पूरी रियल नंबर होगी। समझ में आया।
अब हम डिस्कस करने वाले हैं दूसरा आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन वही है जो अभी बताया था, y बराबर x लाइन होती है। देखते हैं, देखो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, आप लोग ठीक है। अब हम बनाने जा रहे हैं y बराबर x लाइन। ये जो लाइन है ये है y बराबर x लाइन, मतलब जो x कोऑर्डिनेट है वही y कोऑर्डिनेट होगा। जैसे ये क्या है, ओरिजिन होता है, सबको पता है 0,0 ओरिजिन है, तो x 0 तो y भी 0। यहाँ पॉइंट 1 2 ऐसे ही होता है, 3 4, इधर भी 1 2 3 ऐसे ही ऊपर की ओर होता है। तो जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। जब x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू भी 2 होगी। इसी तरह से ये फंक्शन चलता चला जाएगा। इसी तरह से इधर भी -1 -1 -2 -2 से, तो जब x -1 होगा तो y भी कितना होगा, -1 होगा। देख रहे हो ना कि जब x जो भी होगा वही y होगा, सेम वैल्यू आएगी। मान लीजिए x बराबर 1 पर y क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। x बराबर 2 पर y क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। इन्हीं सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके ये ग्राफ बना है ना। तो ये ग्राफ हो गया y बराबर x लाइन का। अगर इसका डोमेन लिखना है तो डोमेन लिखना हो और रेंज लिखना हो, इतना आप एकदम ध्यान रखिए कि देखो ये लाइन कहाँ तक जाएगी, इधर -इन्फिनिटी तक जाएगी। ये ऊपर कहाँ तक जाएगा, +इन्फिनिटी तक जाएगा, है ना। तो x की -इन्फिनिटी वैल्यू पर भी वैल्यू मिलेगी और +इन्फिनिटी पर भी मिलेगी। मतलब x एक्सिस पर हर एक पॉइंट पर कुछ ना कुछ वैल्यू फंक्शन देगा। बात सही है ना। x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट ले लो, चलो अपने मन से जो मन करे। मान लो -65 पॉइंट मन कर रहा है, -65, तो -65 पर y बराबर -65 यहाँ कहीं पॉइंट तुमको मिल जाएगा, बताओ मिल जाएगा ना। ये कहीं -65 मिल जाएगा। तो हर एक x वैल्यू के लिए एक y मिल रहा है। इसका मतलब इसका डोमेन पूरा पूरा क्या हो जाएगा, रियल नंबर। हर रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो, x एक्सिस पर कोई भी नंबर हो, पूरे रियल नंबर्स के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है, इसलिए हम इसका डोमेन क्या कह रहे हैं, R कह रहे हैं। समझ में आ रही बात। ग्राफ से निकालना सीख जाइए। ग्राफ से अगर आप सीख जाएंगे ना तो बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। अभी मैंने इतने ग्राफ सिखा दूंगा आप लोग को, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ भी पढ़ा दूंगा कि आप लोग 1000-2000 ग्राफ बैठ के बना सकते हैं, ठीक है। अब रेंज देखिए, y एक्सिस पर ऐसे डिफाइन करिए। y एक्सिस पर देखो हर वैल्यू के लिए -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक हर वैल्यू के लिए कुछ ना कुछ मिल रहा है। यहाँ पर देखो, है ना। मान लो y अगर -65 है तो इसके रिस्पेक्ट में एक x मिल जाएगा हमको, है ना। y अगर -2 है तो इसके रिस्पेक्ट में एक x मिल जाएगा हमको। y अगर 1 है तो इसके रिस्पेक्ट में एक x मिल जाएगा हमको। तो हर y के लिए एक x मिल रहा है। इसका मतलब y की भी सारी वैल्यूज होंगी, तो रेंज इसका क्या हो जाएगा, पूरा पूरा रियल नंबर। रेंज भी इसका क्या हो जाएगा, पूरा पूरा रियल नंबर। तो इसकी जो डोमेन और रेंज हो गई वो क्या हो गई, दोनों R हो गई। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी एकदम कि इसकी डोमेन क्या है, रियल नंबर है, और रेंज क्या है, वो भी रियल नंबर है ना। चलिए अब इसके बाद डिस्कस करना है हमको मॉडुलस फंक्शन। हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, y बराबर mod x। सबसे पहले यही समझिए। मान लीजिए इस फंक्शन को हम डिफाइन कैसे कर लेते हैं, y बराबर mod x है, तो इसको हम डिफाइन करते हैं। ये वैल्यू देगा, कौन कौन सी वैल्यू देगा, जब x क्या हो ग्रेटर देन 0, जब x क्या हो 0 से बड़ा हो। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, x बराबर 5 हो तो mod x मतलब mod 5, और mod 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। mod x का मतलब होता है x के अंदर जो भी हो वो पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, है ना। तो जब x ग्रेटर देन 0 होगा, मान लीजिए x बराबर 5 है तो इसकी वैल्यू सेम x आ जाएगी। सेम वैल्यू क्या आ जाएगी, x आ जाएगी, है ना। जब x बराबर 0 हो, मान लीजिए x बराबर 0 है तो mod 0 कितना, 0, है ना। तो जब x बराबर 0 हो तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी,
0 आ जाएगी। जब x क्या हो जाए लेस देन 0, मान लीजिए x बराबर -6 है, तो मॉड ऑफ x कितना होगा, मॉड ऑफ -6, ये वैल्यू क्या देगा, 6 देगा। ये आया कैसे, देखो जब x निगेटिव हो तो -6 + 6 कैसे बना, हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस टाइम्स ऑफ -6, ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब अगर x लेस देन 0 है तो ये वैल्यू कितनी देगा, -x वैल्यू देगा। समझ में आ रही है बात, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। जब x लेस देन 0 हो तो ये वैल्यू क्या देगा, -x दे देगा। मान लीजिए x -5 है, तो -5 को यहाँ x की जगह रखिए, माइनस इंटू -5 कितना हो गया, +5। समझ में आ रही है बात क्या कह रहे हैं। जैसे x बराबर -6 है तो मॉड ऑफ -6 क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ -6, ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यही कह रहे हैं हम कि जब x लेस देन 0 हो तो मॉड x क्या वैल्यू देता है, -x देता है। तो ये है मॉड x की डेफिनीशन, है ना। एक ऐसा फंक्शन है जब x ग्रेटर देन 0 पर x देगा, x बराबर 0 पर 0 देगा, x लेस देन 0 पर -x वैल्यू देगा। अब इसमें आप बहुत कुछ ट्राई कर सकते हैं अपने से, कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए, कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए, y बराबर 35, इसका मॉड निकालिए, है ना, या फिर x बराबर 35, x बराबर -24, तो मॉड ऑफ x कितना आएगा, 24 आएगा। कैसे आएगा, इस वाले प्रॉपर्टी से आ रहा है, ठीक है, इस वाले से आ रहा है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी मॉड फंक्शन के बारे में। अब इसका ग्राफ डिस्कस करते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज हैं मॉडुलस फंक्शन की जो हम डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है। पहले हम डिस्कस कर रहे हैं इसका ग्राफ कैसे होता है। देखो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा ना, हमेशा पॉजिटिव देगा, x चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो चाहे जो, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो इसका ग्राफ देखो ऐसे बनता है, ये इसका ग्राफ है, ये इन्फिनिटी तक जाएगी, ये भी लाइन इन्फिनिटी तक जाएगी। ये x एक्सिस है, ये क्या है, y एक्सिस है ना। अच्छा ध्यान रखना, ये जो ये y बराबर x लाइन है, ये y बराबर -x लाइन है, कुछ और नहीं है, बस ये y बराबर x लाइन है और ये y बराबर -x लाइन है ना। और ये जो एंगल बनाती है थीटा बराबर 45 डिग्री बनाती है x एक्सिस से, हमेशा याद रखना ये बात। अब देखो यहाँ पर इसका डोमेन और रेंज निकालना है, समझ में आ गया होगा। ग्राफ में कुछ खास है नहीं, -x और x लाइन बना देना है बस। x बराबर 0 पर 0 मिलेगा, 1 पर 1, -1 पर भी 1 मिलेगा, ठीक है। इसकी डोमेन और रेंज की बात करते हैं, तो डोमेन इसका पूरा पूरा रियल नंबर होगा। कैसे रियल नंबर होगा, देखो x पर कोई भी वैल्यू लो, x एक्सिस पर कोई भी वैल्यू लो अपने मन से, -35, -50, +50, +55, कुछ भी ले लो। जब x -35 होगा तो y क्या मिलेगा, y 35 मिलेगा क्या, है ना। y बराबर मॉड x है, x की वैल्यू -35 लोगे तो y क्या मिलेगा, +35 मिलेगा। मान लो यहाँ कहीं -35 तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, +35 मिलेगी, +35 मिल जाएगी, है ना। मान लो x बराबर 50 ले लो, 50 पर क्या, y भी 50 मिल जाएगा। इस तरीके से x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लो, हर पॉइंट के लिए एक वैल्यू मिल जाएगी। इसका मतलब इसका डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर। अब y एक्सिस पर आओ, देखो y एक्सिस पर एक चीज ध्यान दो, y एक्सिस पर ये 0 है, 0 से ऊपर तो ग्राफ डिफाइंड है, क्या 0 के नीचे कुछ है, कुछ नहीं है, 0 के नीचे तो कुछ है ही नहीं ना। तो अगर इसकी रेंज लिखनी हो तो हम ये तो कह सकते हैं कि जब y पॉजिटिव हो तो उसके रिस्पेक्ट में एक x मिल जाएगा। मान लो y 35 है तो 35 के रिस्पेक्ट में x की दो वैल्यू मिलेंगी, एक -35 एक +35, है ना। लेकिन अगर y -5 हो जाए तो क्या -5 के लिए कोई वैल्यू मिलेगी, नहीं मिलेगी। इसलिए इसका जो रेंज होगा वो 0 से लेकर के कहाँ तक होगा, इन्फिनिटी तक होगा, 0 से ऊपर। तो रेंज इसका हो जाएगा 0 to इन्फिनिटी। अच्छा 0 पर भी वैल्यू मिलेगी, इसलिए क्लोज्ड ब्रैकेट लगा रहे हैं। 0 पर भी वैल्यू मिलेगी इसलिए हम क्या लगा रहे हैं, क्लोज्ड ब्रैकेट लगा रहे हैं। 4 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं,
ओपन ब्रैकेट, क्लोज्ड ब्रैकेट, सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड, 4 तरीके के ब्रैकेट होते हैं। इसका मतलब मान लो अगर इसके अंदर a, b लिखा है, इसका मतलब a और b के बीच में जो नंबर्स है वो सब, लेकिन a और b इंक्लूडेड नहीं होगा। जैसे ये 0 से इन्फिनिटी लिखा है, इसका मतलब 0 इसके अंदर है लेकिन इन्फिनिटी नहीं है। अब क्योंकि इन्फिनिटी तुम्हें पता ही नहीं है तो कैसे इसके अंदर इंक्लूड कर दोगे, है ना। अगर a, b लिखा है मतलब a और b इसके अंदर नहीं है, बाकी a और b के बीच में जो वैल्यूज हैं वो सब हैं। जैसे कि अगर मान लो लिख दे 1, 2, ये अगर ऐसे लिख दें 1, 2, तो 1 और 2 के बीच में जितने भी रियल नंबर हैं, कितने रियल नंबर होंगे 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हो सकते हैं। किसी भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हो सकते हैं, जैसे 1.1, 1.01, 1.001, 1.0001, ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं। तो देखो 1 और 2 के बीच में सब कुछ, बस 1 और 2 नहीं इंक्लूडेड है। इसमें क्या होगा, मान लीजिए अगर क्लोज्ड ब्रैकेट में लिखा है तो 1 और 2 दोनों इंक्लूडेड भी होगा और इसके बीच में जो है वो भी सारे नंबर्स। अगर ऐसे लिखा है तो इसका मतलब 2 तो इंक्लूडेड है बट 1 इंक्लूडेड नहीं है। अगर ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब है कि 1 इंक्लूडेड है और 2 इंक्लूडेड नहीं है। ये बात समझ में आ गई होगी, ब्रैकेट सबको समझ में आ रहा है। तो इसका जो रेंज हो जाएगा 0 to इन्फिनिटी। अच्छा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको ज़रूर याद रखिएगा। मॉडुलस फंक्शन से एनडीए में क्वेश्चन ना पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर एनडीए का पेपर देने बैठे हो और उसमें मॉडुलस क्वेश्चन नहीं आया मॉडुलस से, तो समझ लेना कि तुम गलत पेपर देने चले आए, है ना। मॉडुलस से क्वेश्चन आएगा, हर चैप्टर में आएगा। अभी तो फंक्शन में है ही मॉड, जितने भी डोमेन रेंज के क्वेश्चन आएंगे सब में एक मॉड लगा देगा और तुम लोग परेशान रहोगे कि सर मॉड लगा दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। तो इसको समझ लो बहुत अच्छे से। देखो प्रॉपर्टीज क्या है, √(x² बराबर mod x, मतलब कि ये तो बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टीज है। अगर आपके पास रूट में 25 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, रूट में अगर 25 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। सर सब कहेंगे सर 5 वैल्यू आएगी। अरे 5 नहीं भाई, ±5 आएगी। 2 वैल्यूज आएंगी, एक +5 और एक -5। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या कि ये mod 5 के बराबर है। mod 5 मतलब क्या होता है, +-5 ही होता है। mod x क्या वैल्यू दे रहा है, mod x एक बार x दे रहा है, एक बार -x दे रहा है, यही कह रहा है ना। तो √(x² बराबर mod x होता है पहली प्रॉपर्टी, समझ में आ गई होगी। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगर कोई 2 रियल नंबर्स a और b हैं, a और b कोई 2 रियल नंबर्स, या सिर्फ हम a ही ले लें, b की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ a की बात कर लें, ठीक है। तब देखो अगर x² a² से छोटा है, x² a² से छोटा है, इसका मतलब x² को हम mod x लिख सकते हैं, है ना। mod x किससे छोटा हो, a से छोटा हो। mod x किससे छोटा हो, a से छोटा हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x -a से a के बीच में है। इसको ना भी याद रखो, सिर्फ इतना याद रखो कि अगर mod x a से छोटा है तो x की वैल्यू -a से a के बीच में होगी। इतना याद रखना पड़ेगा कि अगर mod x a से छोटा है तो x की वैल्यू -a से a के बीच में होगी, है ना। और अगर mod x a से बड़ा है तो x की वैल्यू x ग्रेटर देन -a और x लेस देन -a, x ग्रेटर देन a होगी। मतलब a और -a जो इंटरवल है उसके बाहर वैल्यूज होंगी, ठीक है। ये दोनों प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे बहुत जगह गलत करते हैं इसको, ठीक। अब देखो तीसरा जो है ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, इसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी नाम से जानते हैं। ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी mod ऑफ x प्लस -y अगर है, ये हमेशा छोटा होगा mod x प्लस mod y से, है ना। ये हम देख भी सकते हैं, x की वैल्यू 5 ले लो, y की वैल्यू -4 ले लो, है ना। मान लीजिए x की वैल्यू 5 ले लिया, -4 ले लिया, ये छोटा होगा ना mod 5 प्लस mod 4 से, है ना। ये हमेशा छोटा होगा। तो ये वही कह रहा है कि mod ऑफ x प्लस -y इज लेस देन इक्वल्स टू mod x प्लस mod y। ट्रायंगल इनइक्वालिटी है ये। दूसरा क्या है,
मॉड ऑफ x प्लस माइनस वाई इज ग्रेटर देन मॉड x माइनस मॉड वाई। ये चारों प्रॉपर्टीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट करके रख लीजिएगा, हमेशा आपके लिए काम आएंगी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया टाइप्स ऑफ फंक्शंस में कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन। इसके जो नेक्स्ट सारे फंक्शंस हैं वो हम अगले वीडियोस में लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे सेट ए से सेट बी पर। अगर हमारे पास सेट ए में n एलिमेंट्स है, सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं n एलिमेंट्स हैं, और सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं m एलिमेंट्स हैं। मान के चलते हैं सेट ए में n एलिमेंट्स हैं, सेट बी में m एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ फंक्शंस सेट ए से सेट बी में होगा m की पावर n। कितने फंक्शंस होंगे m की पावर n फंक्शंस होंगे सेट ए से सेट बी में। एग्जांपल में मान लीजिए सेट ए में 2 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में 3 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ फंक्शंस हो जाएंगे 3 की पावर 2, 9 फंक्शंस हो जाएंगे। इसी तरह इसमें अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 5 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी 3 है, तो हम कह देंगे कि 3 की पावर 5 फंक्शंस हो जाएंगे, है ना। इसी तरह से अगर सेट ए और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपको गिवन हो तो नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस कितने हो सकते हैं ये आप निकाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।